क्या होगा अगर दो टॉर्च को जलाकर आमने सामने रखा जाए? जरा सोचो, भारत अगर एक सिंगल कंपनी होता तो उसके एक शेयर का प्राइस कितना होता? और क्या मरने के बाद डेड बॉडी को गूज बम्प आ सकते हैं? वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आप ऐसे वियर्ड सवालों के जवाब जानेंगे जो कभी ना कभी आपके मन में आए जरूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, मैंने एक सवाल पढ़ा था कि क्या मरने के बाद गूज बम्प आ सकते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो सकते हैं किसी डेड बॉडी के। आपने देखा होगा, नॉर्मली जब इंसान को ठंड लगती है या अचानक से डर का एहसास होने पर रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं, और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है सबके लिए। शरीर के बालों के इस तरह से खड़ा होने को पिलो इरेक्शन कहते हैं। आम बोलचाल में इसे गूज बम्प या रोंगटे खड़े होना भी कह देते हैं। और ये रोंगटे तब खड़े होते हैं जब इरेक्टर पिली मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। ये मांसपेशियां बालों के रोम से जुड़ी होती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो बालों को सीधा खड़ा कर देती हैं, और शरीर के जिन जगहों पर बाल नहीं होते वहां केवल उभरे हुए रोम दिखाई देते हैं, और खड़े बालों के रोम सामान्य से थोड़ा फूल जाते हैं। अब ये तो जिंदा प्राणी के साथ होता है। क्या मरने के बाद भी किसी डेड बॉडी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, उसे गूज बम्प आ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। मरने के बाद शरीर में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का रसायन कम हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में लैक्टेस जमने लगता है और मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं। इसके साथ ही इरेक्टर पिली मांसपेशियां भी टाइट हो जाती हैं, जिससे डेड बॉडी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मरने के बाद डेड बॉडी का टेम्परेचर भी गिर जाता है, जिससे मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है और बाल खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, आपने देखा होगा कि आए दिन फोन चोरी होते रहते हैं या फिर खो जाते हैं। ऐसे में आप अपने फोन को ट्रैक करने की पूरी कोशिश करते हैं, और कहीं ये भी डर लगा रहता है कि कहीं फोन स्विच ऑफ न हो जाए या फिर सिम को निकाल कर फेंक न दिया जाए। ऐसे में फोन ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि सिम निकालने के बाद फोन ट्रैक होगा या नहीं। मोबाइल फोन ट्रैक होता है या सिम कार्ड? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हाँ, बिना सिम कार्ड का फोन ट्रेस हो जाता है, फिर चाहे उसमें किसी का भी सिम एक्टिव हो। लेकिन हाँ, सिम कार्ड की कोई ट्रैकिंग नहीं होती। तो फिर आपकी सिम ट्रेस कैसे होती है? तो जब भी आपकी सिम एक्टिव होती है तो आपकी सिम नज़दीकी सेल टावर से कनेक्ट हो जाती है, और जिस एरिया के नेटवर्क से आपकी सिम कनेक्ट है वहां का नेटवर्क प्रोवाइडर आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। यानी आप अभी जिस सेल टावर के नेटवर्क से कनेक्ट है वहां पर आपकी लोकेशन लगातार पहुंच रही है। अब बात करते हैं मोबाइल फोन की। तो फोन को ट्रेस करने के लिए उसके IMEI नंबर की मदद ली जाती है, जिसको केवल पुलिस या फोन ट्रैक सुरक्षा कंपनी और टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए भी फोन में नेटवर्क कनेक्टिविटी जरूरी है। जरा सोचो, भारत अगर एक सिंगल कंपनी होती तो उसके एक शेयर का प्राइस कितना होता? इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें जरूरत है नंबर ऑफ शेयर की, कि भारत कितने शेयर इश्यू करता है और भारत की GDP कितनी है। तो 2023 में भारत की टोटल GDP रही है $3.73 ट्रिलियन, और साथ ही भारत की नेशनल वेल्थ $15 ट्रिलियन है। नेशनल वेल्थ मतलब कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट्स, रिसोर्सेज मिलाकर $15 ट्रिलियन। यानी कहें तो भारत एक $3.73 ट्रिलियन की कंपनी है, जिसमें $15 ट्रिलियन का उत्पादन होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये कंपनी 10 बिलियन शेयर को इश्यू करती है, तो इसके एक शेयर का प्राइस GDP के हिसाब से $37.3 का होगा, और नेशनल वेल्थ के हिसाब से एक शेयर की प्राइस $150 होगी। यानी नंबर ऑफ शेयर डिपेंड करते हैं एक शेयर की प्राइस पर। अगर शेयर कम कर दें, 10 मिलियन शेयर हैं भारत के पास, तो एक शेयर की प्राइस $3,73,000 होगी। वहीं अगर पूरी दुनिया को एक कंपनी मान लिया जाए तो 2020 में पूरी दुनिया की GDP 85.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, और 10 बिलियन शेयर हैं दुनिया के पास, तो एक शेयर का प्राइस $8,552 होगा। नंबर 4, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब दो प्रोटॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे हाई एनर्जी निकलती है, लेकिन वहीं अगर हम दो टॉर्च की लाइट को एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो कोई असर नहीं होता। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें समझना होगा कि टॉर्च की लाइट से फोटॉन्स निकलते हैं, जबकि प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब मास और चार्ज वाले पार्टिकल को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के द्वारा लाइट स्पीड से टकराया जाता है तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है, और जब ये टकराते हैं
तो सूरज से भी कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। और अगर ये एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन से नए पार्टिकल, न्यूट्रॉन और पायोन्स भी बन जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दो टॉर्च को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो भी एक दूसरे से लाइट स्पीड से ही टकराएंगे, लेकिन वहां फोटॉन्स होंगे जिनका द्रव्यमान नहीं होता, केवल एनर्जी होती है। टॉर्च की लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनका मास नहीं होता और एनर्जी जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता। टॉर्च की लाइट वस्तु को थोड़ा गर्म कर सकती है, लेकिन ये एनर्जी एक न्यूक्लियर लेवल के लिए बहुत कम है। इस एनर्जी से न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता, फोटॉन्स के टकराने से न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश में हमेशा ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता। फोटॉन्स वस्तुओं में वाइब्रेशन करा सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए दो प्रोटॉन्स का टकराना फोटॉन से अलग होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर करें। तो मैं जा रहा हूँ फोटॉन्स को खाने। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।